सबको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आप सबके मन में एक वैज्ञानिक सोच पैदा करें और उन वैज्ञानिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिनकी उपलब्धियों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। और मैं जिस शख्स के बारे में आज आपको परिचित करा रहा हूँ, उनके जीवन के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने ही बताया था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास उन्होंने सोना और कॉपर के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास किया था और सिद्ध किया था कि कॉपर ज्यादा चमक रही है, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने जवाब दिया था कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ये वही शख्स हैं जिन्होंने प्रोटॉन के स्पिन के बारे में बताया था। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ऑप्टिक्स के साथ साथ साउंड के ऊपर भी काफी रिसर्च किया था। विशेष करके जो मृदंगम है और तबला है, उनके हार्मोनिक साउंड के ऊपर प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। और आज हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में जो स्कैनर मशीन यूज करते हैं, उसका सिद्धांत और उसका जो प्रभाव है उन्हीं के द्वारा दिया गया था कि हम बिना देखे भी पेड़ के अंदर क्या होता है ये पता कर पाते हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये बताया था कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और एक बार की बात है कि 1903 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में प्रोफेसर E.H. एलियट जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, उनके क्लास में कोई ऐसा शख्स दिखाई दिया जो मात्र 13 साल का था। उनको लगा कि शायद ये लड़का गलती से उनके क्लास में आ गया है, लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये उनके ही कक्षा का छात्र है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। लेकिन बहुत जल्द उनको यकीन हो गया, उनकी प्रतिभा का पता चल गया, और उनके ही प्रभाव से आज हम जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया ने भारत का भी लोहा माना था। जी, मैं बात कर रहा हूँ सर सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका रमन प्रभाव, जिसके कारण 1930 में उनको एशिया का कह सकते हैं, वो पहले असली व्यक्ति थे कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनका मुख्य कार्य रमन प्रभाव, शायद बहुत कम लोग पता होगा कि रमन प्रभाव वास्तव में होता क्या है। ये बात है कि एक बार इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज कांग्रेस कमेटी बुलाया था। तब वो गए थे तो वापस लौट रहे थे समुद्र के रास्ते से, तो जहाज में जब बैठे थे तो जो मेडिटेरियन सी है, मध्य सागर, वहां उनका जो रंग है, पानी के रंग नीला दिखाई दिया। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भले ही हम आज हमको पता है कि आकाश का रंग तो नीला दिखाई देता है, उस समय लॉर्ड रिले ने यह बता दिया था कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रकाश के रंगों को छितरा देते हैं, और नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा निखरता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और उन्होंने यह भी बताया था कि इसी आकाश के नीले रंग के कारण ही जो समुद्र का पानी है केवल उसका प्रतिबिंब है, इसी कारण हमें नीला दिखाई देता है। यह बात उनको हजम नहीं हुई और तुरंत उन्होंने उसी जहाज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो पता चला कि यह जो घटना है वास्तव में उस आकाश के नीले रंग के प्रतिबिंब के कारण नहीं है, बल्कि यह नीला रंग उस समुद्र के पानी के अंदर से ही आ रहा था। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जैसे हवा है या पानी है, तो उसमें वहां के जो पार्टिकल्स हैं उससे टकरा करके उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है। आज हमें पता है कि प्रकाश जो वेव नेचर होता है वो वेवलेंथ की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर, उस पारदर्शी माध्यम के अंदर ऊर्जा के थोड़ा आदान प्रदान हो जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में अंतर हो जाता है। अधिक तरंग दैर्ध्य उसकी ऊर्जा कम होती है और वो सबसे ज्यादा छितराता है, इसीलिए हमें लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो हमें दूर तक दिखाई देता है। और इस क्रम में जैसे कि हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश तो 7 रंगों से बना होता है जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा कम तरंग दैर्ध्य तो बैंगनी की होती है, तो सबसे ज्यादा वो छितराना चाहिए, वो हमें जो है ये कह सकते हैं आकाश हो या पानी हो, वो बैंगनी दिखाई देना चाहिए।
लेकिन हमारी आंख जो है वो बैंगनी कलर के प्रति कम सेंसिटिव होती है, बल्कि नीले रंग के प्रति सेंसिटिव होती है। इसलिए बैंगनी और नीला का जो एक कॉम्बिनेशन है, हल्का नीला के रूप में हमें आकाश नीला दिखाई देता है और समुद्र का पानी भी। यह प्रभाव हम रमन इफेक्ट के रूप में हम आज जानते हैं, लेकिन यह प्रभाव या ये इफेक्ट की खोज करना इतना आसान नहीं था। उस समय जब भारत गुलाम था, जब हमारे पास संसाधन इतने सीमित थे, आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि केवल 100-150 रुपए जब उनको कंस्ट्रक्शन सैलरी मिलता था, उसी में ही बाजार से उन्होंने लेस वगैरह लेकर के अपना खुद का एक स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाया था और उसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से इन्होंने लाइट के नेचर के बारे में अध्ययन किया था और एक प्रभाव दिया था। आज हमारे पास संसाधन भरपूर हैं, लेकिन 1930 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था और आज तक वह दोबारा मौका हमें नहीं मिल पाया कि हम फिजिक्स के क्षेत्र में फिर से वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सके। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि संसाधन से महत्वपूर्ण साधना है और हम भारतीयों के लिए जरूरी है कि हम इस बात को जितना जल्दी समझ लें, क्योंकि संसाधन आज अमेरिका में या दूसरे और दूसरे देशों के पास भरपूर है और यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो यह जरूरी है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में मेहनत करें, कठिन कार्य करें और नित नए जो तकनीक है उसको अपना करके उसको और एक नया आयाम दें। यदि हमें प्रकृति के प्रति प्रेम है, यहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति प्यार है, तभी हम कह सकते हैं कि विज्ञान मानवता के लिए एक शानदार और एक सुंदर उपहार है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि आज के दिन हम विज्ञान के महत्व को समझें, विज्ञान को कैरियर के रूप में चूज करें और अपनी सोच को भी साइंटिफिक करें। थैंक यू।